हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ भाई ये है कि ये कोलैबोरेशन वीडियो है। अभी अगली न्यूज़ के अंदर बताऊंगा आपको किसके साथ मेरा कोलैबोरेशन है। तो सबसे पहली न्यूज़ है Xiaomi की। तो Xiaomi वर्ल्ड वाइड अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल रहा है। अगर हम रिपोर्ट्स की मान के चले तो 250 एम्प्लॉयज़ को वो निकाल रहा है। तकरीबन अगर हम बात करके चले 15% ऑफ वर्कफोर्स को वो निकाल रहा है और ये बड़ी खबर है Xiaomi की तरफ से। अगली खबर जस्टिन बीबर की है। तो बेसिकली HM ने अपनी एक नई कलेक्शन निकाली है जहां पे उनका फेस यूज किया है। उन्होंने कहा भाई ये तो गलत चीज है, क्रिटिसाइज किया है बेसिकली। तो ये अब मुझे नहीं पता कि ये सच है या फिर झूठ है, क्योंकि क्रिटिसाइज तो किया है पर कहीं ये मार्केटिंग एंगल तो नहीं है। अब ये मार्केटिंग एंगल कैसे हो सकता है? अभी रिसेंटली अनुष्का शर्मा का भी इंसिडेंट हुआ था, तो उसके लिए अभी मेरे साथ जो गेस्ट है वो बताएंगे। अर्नब भाई, स्टार्टअप ज्ञान इनका यूट्यूब चैनल है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा इनका चैनल, नहीं देखा तो जाके सब्सक्राइब करो। तो भाई बताओ, अनुष्का शर्मा वाला क्या हुआ था? तो हुआ यूं कि प्यूमा ने कुछ पोस्ट शेयर किए जिसमें अनुष्का शर्मा ने प्यूमा के कपड़े पहने हुए हैं। तो अनुष्का शर्मा ने बोला कि यार मैं तो आपकी ब्रांड एम्बेसडर हूं नहीं, तो आप मेरे पोस्ट को कैसे एडवर्टाइजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो उसका विराट कोहली ने भी बोला कि हाँ भैया आपको टेक डाउन करना चाहिए पोस्ट। तो सबको लगा कि भैया ये कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है। बट फिर अचानक प्यूमा ने बोला कि क्या हमको अनुष्का शर्मा को साइन कर लेना चाहिए। और आज अनुष्का शर्मा ने बोला कि क्या मुझे प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए। तो ओवरऑल ये पूरा एक मार्केटिंग गिमिक था जिसमें कंट्रोवर्सी को यूज किया गया ताकि लोग एक्चुअल में न्यूज फॉलो करें, बट एक्चुअल में ये सिर्फ एक पूरा मार्केटिंग वाला गेम था। तो भाई ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। तो ये स्ट्रैटेजी थी ना, अगर देखा जाए ओवरऑल, अगर हम समझने की कोशिश करें कितनी जबरदस्त स्ट्रैटेजी थी। तो अब जस्टिन बीबर वाला क्या है क्या नहीं है, एक दो दिन के अंदर पता लगेगा, क्योंकि वो बड़े आदमी है। अनुष्का शर्मा ने जल्दी रिवील कर दिया, वो थोड़ा सा लेट करेंगे। अगर मैं अगली खबर की बात करके चलूं तो सुंदर पिचाई ने जो मोदी जी है उनसे मिलते हुए बोला कि भाई वो सपोर्ट करेंगे इंडिया को G20 प्रेसिडेंसी के लिए। तो अगर ऐसा होता है तो ये अच्छी खबर होगी, मजा आएगा इंडिया के लिए। अगली खबर मारुति सुजुकी की है। तो उनके जो चेयरमैन है उन्होंने बोला है ये जो 50% टैक्सेस लगाए गए हैं ना गाड़ियों के ऊपर, ये एक गलत चीज है। इसकी वजह से पूरा ऑटो सेक्टर खत्म हो रहा है। साथ में उन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करी, अफोर्डेबिलिटी की। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि अगर आप अफोर्डेबिलिटी को इनकम से रिलेट करते हो तो भाई दिस इज नॉट राइट। मतलब समझने की कोशिश करो। मेरे पापा की बात करके चलूं तो भाई मेरे पापा के पास पैसे है, मुझसे ज्यादा पैसे हैं, ठीक है। मैं गाड़ी लेके घूमता हूँ 25-26 लाख रुपए, मेरे पापा स्कूटी लेके घूमते हैं मेरी, जो मैं पहले चलाया करता था वो वाली। और आज मेरे पापा होंडा सिटी सेकंड हैंड ढूंढ रहे हैं जो CNG किट लगी हुई है उसके अंदर, उनको वही पसंद है। तो अब इसका कोई रिलेशन नहीं है इनकम से। पापा की इनकम क्या है और उसके बाद पापा के पास गाड़ी कौन सी है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। उन्होंने एक बात ये बोली। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली, ये जो टैक्सेशन है ना, ये जो गाड़ियों के सेगमेंट के ऊपर लगाई जा रही है, ये बहुत गलत है। इसकी वजह से इंडस्ट्री खत्म हो रही है। मेरा एक दोस्त है कनाडा के अंदर, अभी उसने रिसेंटली भाई BMW ली। तो बहुत टशन वाली बात है, इंडिया के अंदर तो भाई BMW लगी घूम रहे हो। पर वहां पे जो मेरा दोस्त है वो $17 शायद कमाता है आर्ली बेसिस के। तो उसने जो गाड़ी ली है वो कह रहा है भाई ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो मजे से अफोर्ड कर सकता हूँ ये गाड़ी। पर इंडिया के अंदर, और वो नॉर्मल मतलब पढ़ाई करते करते काम कर रहा है वो। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर कोई स्टूडेंट, आप अफोर्ड मान सकते हो कि एक स्टूडेंट नॉर्मल किसी स्टोर वोर में काम करता हुआ BMW लेके घूम रहा हो? नहीं, क्योंकि इंडिया में अगर हम इंपोर्टेड गाड़ियों की बात करके चले 100% टैक्स लगता है। अब इसके ऊपर भाई अर्नब भाई आपका क्या व्यू है, ये बताओ। नहीं, मेरा मानना ये है कि गवर्नमेंट पर दूसरी तरफ से देखती है कि काफी सारे बिजनेस सही से टैक्स नहीं भरते हैं। तो गवर्नमेंट का कहना है कि यार सीधे से तो टैक्स भर नहीं रहे, इनको उल्टी तरफ से पकड़ते हैं। क्योंकि नॉर्मली ये लोग जो अमीर होते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, तो वहां पे उन्होंने इतना टैक्स बढ़ा दिया है कि उससे उनकी काफी इनकम बढ़ जाती है गवर्नमेंट की टैक्सेस के थ्रू। बट दूसरी तरफ ऑटो कंपनीज का कहना है कि यार अगर आप टैक्स थोड़ा बहुत कम कर दोगे, पर कार टैक्स कम कर दोगे, लोग ज्यादा गाड़ियां खरीदेंगे, तो उससे भी तो आपका ओवरऑल टैक्स तो बढ़ जाएगा। बट गवर्नमेंट का मानना है कि यार एक्चुअल में जो बंदा अमीर है वो चाहे गाड़ी कितनी भी महंगी हो, वो शो ऑफ करने के लिए गाड़ी खरीदेगा ही, और हम इसीलिए टैक्स को बढ़ा के रखेंगे। तो भाई अगर देखा जाए ये अपने आप में गलत चीज़ है मेरे हिसाब से। फालतू का तुम इंडस्ट्री को किल कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं टैक्स का पॉइंट ऑफ व्यू मान के चलूं तो गवर्नमेंट तो रिकॉर्ड तो टैक्स कलेक्शन कर ही रही है ना पिछले कुछ टाइम से, वो तो इकट्ठा कर ही रही है। तो अगर उनका टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है आप तो कम कर दो ना।
हम भी इंडिया में टेस्ला लेके घूम पाएंगे? वैसे नहीं चलेगी इंडिया में टेस्ला। अगर लेके जाओगे स्पीड ब्रेकर के गड्ढे में जाओगे, पूरी गाड़ी बुम 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 करके घूम जाएगी। अगली खबर, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो चाइना का बिजनेस कॉन्फिडेंस है वो लोएस्ट है अगर हम जनवरी 2013 से कंसिडर करके चले। और इसका बहुत बड़ा रीजन है ये जो चाइना अलग अलग पॉलिसीज लेके आ रहा है। वॉर चल रहा है, ठीक है, आसपास में पड़ोसियों से लड़ता रहता है। कोविड फैला दिया उन्होंने, ऐसा बोलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने फैलाया, पर ऐसा कहते हैं कि कोविड फैला दिया उन्होंने। तो इस चक्कर में लॉकडाउन लगाया गया वहाँ पे। लॉकडाउन के चक्कर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज का हाल बुरा हुआ। अब पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई चेन का इशू आ गया। अब कंपनीज को वहां से भी डर लग गया है। उन्होंने कहा छोड़ो भाई, चाइना छोड़ो, इंडिया जैसी कंट्रीज के अंदर अपनी फैक्ट्री वैक्ट्री लगाओ। उसके बाद में जो वहां पे चलती हुई अच्छी खासी स्टार्टअप्स थी उनका क्रैकडाउन कर दिया, उनके ऊपर नए रूल्स एंड रेगुलेशन ले आए। डिक्टेटरशिप चल रही है। आप वहां के जो सुप्रीम लोग हैं उनको कुछ फालतू बोल ही नहीं सकते। बोलोगे तो भाई उठा लिए जाओगे, गायब हो जाओगे, कंपनी खत्म कर देंगे तुम्हारी, ये कर देंगे। एक कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं वहां पे। तो भाई खतरनाक सीन है अगर ओवरऑल देखा जाए तो। तो वही मैं साहिल को बता रहा था कि दिक्कत चाइना में एक, यार हर 6-8 महीने में उनका एक और कोविड का बूम आ जाता है। मतलब अभी भी आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा कोविड केसेस हो रहे हैं। इनफैक्ट कई सारे सिटीज काफी टाइम से डाउन कर दी गई हैं और अब तो वो ऑफिशियल डेथ काउंट भी नहीं दिखा रहे कि डेली कितने मर रहे हैं, कितने लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, जैसे पहले नॉर्थ कोरिया में करते थे। वैसे ऑफिशियल काउंट भी नहीं बता रहे, ऊपर से केसेस रुकने का नाम ही नहीं ले लिए। दूसरा बिजनेसेस का एग्जांपल साहिल ने ले लिया है कि भैया जैक मा ने कुछ अगेंस्ट बोल दिया तो सीधा उनको गायब ही कर दिया है। तो नो मैटर कि आप कितने बड़े बिजनेसमैन हो, चाइना में आपकी बत्ती कभी भी गुल हो सकती है अगर आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल दिया। और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज एक्टेक वेक्टेक जैसे उनका मन होता है वो रूल अगेंस्ट कर देते हैं और वो इंडस्ट्री खत्म हो जाती है। तो क्योंकि स्टेबल पॉलिसी नहीं है, स्टेबल रूल्स नहीं है, ऊपर से कोविड रुकने का नाम नहीं ले रही है, और चाइना अब दूसरों के साथ स्पेशली यूएस के साथ काफी अग्रेसिवली बिहेव करती है, तो फॉरेन कंपनीज को उतना ट्रस्ट भी नहीं बिल्ड हो रहा है। तो इसीलिए भैया बिजनेस उतना बन नहीं रहा है चाइना में भी। और अब मैं अभी रिसेंटली रिपोर्ट भी पढ़ रहा था कि 50 से 60% लोगों को कोविड हो जाएगा चाइना के अंदर आने वाले कुछ महीने के अंदर, और मिलियंस के अंदर लोग मरेंगे। तो भाई ये अगर ऐसा होता है तो कितनी खतरनाक डरने वाली बात है ये। और होना स्टार्ट हो गया, मतलब जैसे सेकेंड वेव में इंडिया में हुआ है वैसे ही वहां पे फिर से हो रहा है। और अब तो लिटरली हर जगह वो क्लोज डाउन कर रहे हैं, शट डाउन कर रहे हैं, जबरदस्ती लोगों को अंदर डाल रहे हैं। और इसलिए आप देखिए कि बीच बीच में प्रोटेस्ट भी काफी होते हैं चाइना में। बट अब देखो क्या होता है। और ये अपने आप में डरने वाली बात है अगर देखा हाँ, क्योंकि एक कंट्री में अगर हो गया कोविड तो बहुत चांसेस है कि फिर से दूसरी कंट्री में भी स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, अगली खबर मून लाइटिंग की है। तो भाई अगर हम मिनिस्टर की बात करके चले तो उन्होंने मून लाइटिंग के ऊपर बोला है। अगर हम लॉज की बात करके चले तो भाई अगर एक स्टाफ कहीं और पे काम कर रहा है, एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा है, तो दिस इज अगेंस्ट लॉ, इलीगल चीज है। तो मैं तो बहुत टाइम से क्रिटिसाइज कर रहा हूँ मून लाइटिंग को, क्योंकि भाई हम बिजनेस वाले हैं और हमारे साथ बहुत धोखे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से तो वही है कहानी मून लाइटिंग की। जिनको नहीं पता मून लाइटिंग होती क्या है, मतलब आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और उसके बाद में आप दूसरी कंपनी में भी काम कर रहे हो। अगर सिंपल सी बात, आप एक कंपनी के अंदर 8 घंटे की शिफ्ट कर रहे हो और दूसरी कंपनी में भी 8 घंटे की शिफ्ट कर रहे हो, मैं मान लेता हूं ठीक है एक बार को। पर आजकल असली में कोविड आने के बाद में जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू हुआ, लोग क्या कर रहे हैं, लोग सेम टाइम के अंदर, मतलब वो 10-12 घंटे ही काम कर रहे हो, 10-12 घंटे के अंदर 2-2 कंपनियां पकड़ के बैठे हैं, 3-3 कंपनियां पकड़ के बैठे हैं। और ये टेक वालों की बात कर रहा हूं क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ, मुझे पता है ऐसे लोग हैं, इतने झूठे लोग हैं, मतलब मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा उस बारे में, पर ये सच्चाई है मार्केट की। इसलिए मेरी वो दुखती रख छिड़ती है जब मून लाइटिंग की हम बात करते हैं। मुझे इसलिए मून लाइटिंग पसंद नहीं है। और अब सिंपल सी बात, आप डिजिटल मार्केटिंग मेरी कंपनी है, तुम वहां पे काम कर रहे हो, अब तुम मेरे कॉम्पिटिटर के पास जाके काम करने लग जाओ। ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है पर मैं बता रहा हूं। तो मेरे कॉम्पिटिटर के पास काम करने लग जाओ, तो मेरा सारा डेटा जाके उसको शेयर कर दो। तो ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस है ना अगर देखा जाए तो। इसके ऊपर आपका कहना है? तो मैं तो एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव बता दूं कि एम्प्लॉयज का ये होता है कि यार जो हमारे फाउंडर है वो तो अपने मल्टीपल बिजनेसेस कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट उनका मूनलाइटिंग ही है। मल्टीपल बिजनेसेस कर रहे हैं, मल्टीपल जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कई कंपनियों के बोर्ड में बैठे हैं। तो उनका कहना है कि यार जो हाईएस्ट पेड बंदा है कंपनी का, वो अगर मल्टीपल चीजें कर रहा है तो हमको क्यों नहीं मौका मिल रहा है। क्योंकि एम्प्लॉय का कहना है कि यार हमको तो सैलरी बहुत कम मिल रही है। ऑफकोर्स उनको कोई कॉम्पिटिटर कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहिए। एंड अगर एक कंपनी को उन्होंने कमिट किया कि 8 घंटे काम करना है, तो उतने 8 घंटे तो कंपनी को ही देने हैं। बट उसके बाद अपनी शिफ्ट के बाद अगर करते हैं वो मेरे हिसाब से ठीक है। बट अगेन उनको ये नहीं कि भैया 8 घंटे एक कंपनी में काम किया, 8 घंटे दूसरी कंपनी में काम किया, फिर अगले दिन तो आप प्रोडक्टिवली काम नहीं कर पाओगे।
तो वो आपको भी देखना है कि यार अगर कंपनी पैसा दे रही है तो आपको अच्छा परफॉर्म करना है, तभी उस कंपनी में ग्रो करोगे। नहीं तो अगर ऐसे ऐसे 8-8 घंटे करोगे, बॉडी में जान नहीं बचेगी, तो प्रोडक्टिविटी भी नहीं निकलेगी, तो इवेंचुअली आपका वैसे भी प्रमोशन नहीं होगा। तो अभी रिसेंटली एलॉन मस्क भी एक तरह से देखा जाए यही कर रहे हैं कि भाई मल्टीपल कंपनीज के फाउंडर बने बैठे हैं वो। पर यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जब आप एक फाउंडर लेवल पे आ जाते हो तो आप क्या करते हो, आप एक टीम बिल्ड करते हो जो आपके लिए काम करती है। वहां पे आपका काम ये नहीं होता हर ऑपरेशन को छोटा छोटा देखना। कंपनी का एक सेक्शन लीड कर रहे हो जहां पे आप ऑपरेशन को लीड करते हो और फिर आप ये वाला काम कर रहे हो क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी जा रही है। अगर आप 16 घंटे बार बार काम कर रहे हो, आपकी प्रोडक्टिविटी जा रही है और आप सोच रहे हो कि मैं ज्यादा पैसा कमा लूंगा, पर उस चक्कर में आपकी कंपनी में आप ढंग से आउटपुट नहीं दे पा रहे। फाउंडर ये चीज अफोर्ड इसलिए भी कर सकता है, आजकल के टाइम पे बहुत सारे फाउंडर सीईओ भी नहीं बनते। इक्विटी है वो छोड़ के चले जाते हैं, वो सीईओ भी कोई और हैंडल कर लेते हैं। तो एक कंपनी को हमको इसी तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। वो एक अलग अलग पार्ट्स है, आपके हाथ अलग तरीके से काम करते हैं, पैर अलग तरीके से काम करते हैं। अगर मैं बैठा हूं तो अभी मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो उसी टाइप का सीन है। मतलब फाउंडर का मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, फाउंडर सीईओ के पास उस लेवल का ऑपरेशनल टास्क नहीं होता, स्ट्रैटेजिक टास्क होता है। और स्ट्रैटेजिक टास्क मल्टीपल किए जा सकते हैं, ऑपरेशनल टास्क में दिक्कत आती है मल्टीपल करने में। तो यही रीजन है, तो मैं थोड़ा सा मून लाइटिंग के खिलाफ हूं। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ आप किसके साथ में हो। अगली खबर ईडी की है, तो उन्होंने 907 करोड़ रुपए अटैच किए हैं क्रिप्टो एक्सचेंज के जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता है उसके तहत। तो जीएसटी एवेशन के तहत ऐसा किया गया है। 87.60 करोड़ का मामला है। 12 क्रिप्टो एक्सचेंज इसके अंदर फंस रहे हैं और ये ही हो रहा है क्रिप्टो के साथ में। बहुत पैसा बर्बाद हुआ है हमारा भी। भाई की तो कंपनी डूब गई है जहां पे इन्वेस्ट किया था। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? ये अपने तो जिसमें एक एक्सचेंज में जो किया था तो कंपनी डूब गई है, बट ये जो 12 एक्सचेंज है मुझे लगता है जो 12 बच्चे हैं सब पे ही वो कर रहे होंगे। बट फंडा ये है कि यार इंडिया में अब तो काफी दिक्कत हो गया, स्पेशली इंडियन इन्वेस्टर्स अब उतना इन्वेस्ट भी शायद नहीं कर रहे हैं, स्पेशली इंडियन एक्सचेंजेस में, क्योंकि 30% वाला रूल आ चुका है, 30% टैक्स वाला। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या फॉरेन एक्सचेंज या कहीं और इन्वेस्ट कर रहे होंगे। पर ये देखने वाला है कि जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं उनको भी ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा अगर वो सर्वाइव करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट लॉज आ गए, हर ट्रांजैक्शन में भी 1% टीडीएस का है। तो यहाँ इन एक्सचेंजेस को सर्वाइव करना में दिक्कत तो होगी काफी। अगली खबर भाई एलॉन मस्क की है। तो भाई एलॉन मस्क ने अभी रिसेंटली जो पोल किया था ट्विटर के ऊपर, उसके हिसाब से वो ट्विटर छोड़ देगा एज अ सीईओ। इसके चक्कर में अब वो टाइम देंगे टेस्ला को और इसी चक्कर में टेस्ला के शेयर बढ़ते हुए दिखाई दिए। 5.3% का राइज आया है भाई ट्विटर के साथ में। ये भी मून लाइटिंग कर रहे थे, इन्वेस्टर खुश नहीं थे इस बात से, तो ऐसा चल रहा था। इन्वेस्टर्स भी चाहते हैं कि फाउंडर्स एक ही कंपनी में फोकस करें और वो 2-3 कंपनीज पे करके बहुत सारा ग्रो तो कर लेंगे, बट इन्वेस्टर्स को लगता है अगर एक कंपनी में फोकस करें वो कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। और यही रीजन है कि जब उन्होंने एक चीज से वो एग्जिट करते हैं तब इन्वेस्टर्स को ज्यादा भरोसा होता है टेस्ला पे। ठीक है, अगली खबर सॉफ्ट बैंक की है। तो सॉफ्ट बैंक ने इंडिया के अंदर 84% अपनी इन्वेस्टमेंट को रोका है 2022 के अंदर। तो आप ये चार्ट देख सकते हो, देखो भाई फंडिंग घट रही है मंथ बाय मंथ। और ये मैं बात कर रहा हूं आज से 8-9 महीने पहले की, इनफैक्ट शायद पिछले साल की लास्ट की। तो मैंने कहा था कि भाई अभी फंडिंग सूखने का टाइम आ गया है, अब फंडिंग सूखेगी। लोगों ने गालियां दी थी तो भाई इकोसिस्टम को गाली दे रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। और अब ऐसा आपको विद डेटा दिखाई दे रहा है, ऐसा हो रहा है। अगला साल और भी बुरा हो सकता है ऐसा लगता है, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन आएगा। अब कई लोग कहेंगे ग्लोबल रिसेशन का इंडिया पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इंडियन शायद इकोनॉमी पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, पर स्टार्टअप्स पे पड़ सकता है। और फंडा ये है कि पहले इन्वेस्टर्स का कहना था स्टार्टअप्स को यार ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, तो सारे स्टार्टअप्स इधर उधर पैसा लगाते हैं। हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स को भी अच्छी वो खासी डील्स मिल रही थी और पूरे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। बट जैसे से रिसेशन आया, पैसे कम हो गए, तो इन्होंने सीधा इन्वेस्टर्स ने बोल दिया कि भैया आप बहुत पैसे उड़ा दिए, आप प्रॉफिटेबली ग्रो करके दिखाओ। तो इसमें दिक्कत ये हो गई कि यार अचानक अब पूरा सब कुछ शिफ्ट करना पड़ रहा है। तभी आप देखेंगे स्टार्टअप काफी सारे सेगमेंट से एग्जिट ले रहे हैं, बहुत फायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको प्रॉफिट दिखाना ही है, नहीं तो उनका भी सर्वाइव करना मुश्किल है। बट इससे एक फायदा ये होगा कि यार एक्चुअल में जो धंधा बना रहे हैं ना वही स्टार्टअप बचेंगे, बाकी स्टार्टअप या तो बंद हो जाएंगे या उनको कोई अक्वायर कर लेगा। अगली खबर इंस्टाकार्ट के जो अपूर्व मेहता जी है, उनकी जो नई कंपनी है, उनको कॉपी कैट के मामले के अंदर नेक्स्ट मेड ने
सू किया है। बेसिकली उन्होंने एक कंपनी बनाई है सनराइज के नाम से, और वो उसी के वही टाइप का काम कर रही है जो वो काम कर रहे थे, इस चक्कर में केस किया गया है। बाकी इन्होंने केस स्टडी बना रखी है इसके ऊपर, आप जाके देख सकते हो, इनकी चैनल के ऊपर है, जाओ देखो, अच्छी वीडियो है, आप देख सकते हो उसको। अगली खबर यूएई की है, तो भाई यूएई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मीट होस्ट करने वाला है 2024 की वर्ल्ड लार्जेस्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो। अच्छी चीज है। अब इसके ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते, जब होगा तब पता लगेगा। और क्या हमारी इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील्स बहुत सारी तब तक करेगी या फिर नहीं करेगी, कितने देशों के साथ करेगी, कुछ तो हो रही है, कितने देशों के साथ करेगी, सवाल ये है। गेस करो कमेंट सेक्शन के अंदर, आपको वो नंबर क्या लगता है। अगली खबर यस बैंक की है, तो यस बैंक ने 48,000 करोड़ के बैड लोन ट्रांसफर कर दिए हैं जेसी फ्लावर को। और भाई ये बहुत अच्छा तरीका है अपने जो अकाउंट्स होते हैं उसको सही करने का, अपनी बैलेंस शीट को थोड़ा सही दिखाने का। मैंने आपको पैसा दिया, आप भगोड़े शराब कारोबारी बन गए, आप पैसे लेके भाग गए, अब मेरा पैसा वो आना नहीं है, तो मैंने क्या किया, देखो पूरा पैसा लॉस दिखाना था, मैंने क्या किया, वो जो पैसा था, अब जो मेरा था, मतलब आपने 1 लाख रुपए लिया, तो मैंने क्या किया, अर्नब को भेज दिया वो 1 लाख का वो जो ऑन पेपर चीज थी कि भाई 60,000 रुपए मिले, 70,000 रुपए मिले, मेरे आप बुक में 30,000 का ही लॉस आया ना। पर अब ये देखेगा, अब ये कर पाएगा तो कर पाएगा, वरना दिवालिया घोषित हो जाएगा। क्या जा रहा है, ये कंपनी लॉस में है ना, बैंकिंग सेक्टर तो अच्छा लगेगा ना। तो ये बहुत स्ट्रैटेजिक चीज है। अब मैं इसके ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, लॉन्ग टर्म में ही पता लगेगा क्या ये सही डायरेक्शन में है या नहीं है, क्योंकि डरने वाली बात भी कह सकते हो आप इसको, क्योंकि ना ऑन पेपर सब कुछ अच्छा लगेगा इसकी वजह से। अगली खबर फाइनेंशियल मिनिस्टर की है, तो फाइनेंशियल मिनिस्टर ने बोला है कि जो राइट ऑफ करने का तरीका है ना उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। राइट ऑफ वही, मतलब आपने मुझसे लोन लिया, भगोड़े शराब कारोबारी हो गए, अब मेरे को अपनी बुक के अंदर लिखना है कि भाई ये पैसा अब गया मेरा, ये खत्म हो चुका है, तो दिस इज राइट ऑफ। पर अब मैंने अर्नब को तो भेज दिया ना, अब आगे की प्रोसीडिंग कैसे होनी है इसके ऊपर भी कोई क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन आजकल वर्ड कुछ ज्यादा यूज कर रही है, क्योंकि कल परसों भी जब जीएसटी बढ़ाए गए कुछ प्रोडक्ट के ऊपर, तो गवर्नमेंट ने कहा, हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने कहा हमने नहीं बढ़ाया है, हमने कई चीजों को क्लैरिफिकेशन दी है। कुछ ऐसे सेगमेंट्स थे जिसके ऊपर टैक्स लग रहा था पर लोगों को पता ही नहीं था, तो शॉपनर वॉपनर के ऊपर भी लगाया गया। तो भाई कई लोगों ने भी कमेंट में कल क्रिटिसाइज किया था इस बात को कि बच्चों की एजुकेशन हो गई, इन चीजों के ऊपर तो एटलीस्ट नहीं लगना चाहिए ना फालतू की जीएसटी वगैरह। ये कि यार जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने बोला है कि यार जो जापानीज कंपनीज हैं वो चाइना एशियन कंट्रीज में ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है इंडिया से। और इसका रीजन मेन उनका ये कहना है कि यार जो जापानीज इन्वेस्टर्स हैं उनको लगता है कि यार इंडिया का जो एनवायरनमेंट है उतना सही नहीं है। जब वो चाइना में इन्वेस्ट करते हैं उनको एक्चुअल में प्रोडक्ट मिलता है, जब जब वो चाइना में इन्वेस्ट करते हैं उनको एक्चुअल में प्रोडक्ट मिलता है, जबकि इंडिया में उतना मिलता नहीं है। तो अब वैसे तो जापान ने इन्वेस्ट किया इंडिया के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में, देखते हैं कि यार एक्चुअल में कितना आरओआई निकलता है, और अगर आरओआई अच्छा निकलेगा तभी बाहर की कंपनी ज्यादा इन्वेस्ट करेंगी इंडिया में और इंडिया की इकोनॉमी भी ग्रो होगी। अगली खबर भाई जस्ट डायल की है, बेसिकली रिलायंस रिटेल की है। उन्होंने जस्ट डायल के 2% शेयर्स बेच दिए हैं। तो अभी के टाइम पे जो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज है उनके पास में 76.98% है जस्ट डायल के। तो अगर आप अपनी कंपनी को लिस्ट करते हो तो आपको 75% से नीचे होल्डिंग रखनी होती है। तो अभी और शेयर्स बेचने की हमको खबरें आने वाले टाइम में सुनने को मिल सकती है। अगली खबर रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया ने 70% अपना ईयर और ईयर एक्सपोर्ट बढ़ाया है ऑयल की रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर। और इसका रीजन क्या है, चाइना की जो रशिया के ऊपर प्राइस कैप लगाई गई है, वो बहुत बढ़िया चीज है जो लगाई गई है ना, इंडिया को ही फायदा होना है इस चीज से। देखो क्या किया गया, प्राइस कैप लगाई गई कि इससे ऊपर रशिया ऑयल नहीं बेच सकता इन फलाना मकाना चीज कंट्रीज को, ठीक है, जिनको भी बेचना है। तो अगर वो 60 से ऊपर नहीं बेचेगा, रशिया चौड़ा हो गया कि भाई मैं तो नहीं दे रहा, अगर तुमको ये कैप वैप लगानी मैं नहीं दूंगा, इंडिया को चाहे सस्ते में दे रहा हूं। इंडिया के पास में आ रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, उसके प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट प्रोसेस सब कुछ करके जिनके पास ऑयल नहीं है उनको बेच रहा है। वाओ कितनी अच्छी चीज है। अब कई लोग कहेंगे वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं, पर हमारे देश को भी सपोर्ट किया जा रहा है। इसके ऊपर भाई आप क्या कहोगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? फंडा यही है कि यार जो देश के लिए फायदा वही देखो, क्योंकि सब अपने ही फायदा देखते हैं। जैसे कि जयशंकर जी ने बोला था कि जब अफगानिस्तान में लड़ाई होती तो कोई देख नहीं रहा था यूरोप के देश की यहाँ पे क्या चल रहा है, तो अपना फायदा है पहले वो देखो। और वॉर वैसे भी कौन सा इंडिया ने करवाया है जो इंडिया को जबरदस्ती खींच के ला रहे हैं कि आप सपोर्ट कर रहे हो या अगेंस्ट हो, इंडिया ने तो करा नहीं है, ना कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है।
तो ठीक है, इसी के साथ आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। कभी कभार ऐसे करते रहा करेंगे, मतलब मैं किसी को भी ले आऊंगा, अपने भाई को भी ले आया करूंगा, ये भी डालते रहता है बिजनेस स्टार्टर रिलेटेड कंटेंट। जाके इनको सब्सक्राइब करो यार, मस्त कंटेंट बनाते हैं और मैं दिल से चाहता हूं कि ये ग्रो करे ना। मैंने कई बार अपनी वीडियोस के अंदर भी बोला है कि भाई ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, इसको जाओ फॉलो करो, तो जाओ फॉलो करो। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। बाकी वही है कि यार साहिल के वीडियोस हम देखते रहते हैं, काफी कुछ सीखते हैं, तो ऐसे कोलैब्स और भी आते रहेंगे चैनल पे। और पूरा सबका साथ सबका विकास करो, साहिल के चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि सबका एक ही साथ ग्रोथ हो। चलो, थैंक यू, बाय।